नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक पे नया सेक्टर के साथ हम हाजिर हैं। उसमें हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स वाली सेक्टर की कंपनी की। इसमें कुछ गिने चुने नाम्स हैं, जिसमें कि एक जोमेटो बड़ा नाम से निकल के आती है। दूसरा नाम से एक कंपनी जो चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है सॉफ्ट इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसमें थोड़ा सा स्टॉक प्राइस देखने को आती है कि 121 के आसपास स्टॉक है और नियरली 1.5% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसकी चार्ट में देखने को आती है स्टॉक लगातार गिरती हुई स्टॉक नज़र आती है कुछ पीरियड से। जब स्टॉक में से पहले की बात करूँ तो स्टॉक में अच्छी खासी मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखती रही थी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देखने को आती है स्टॉक लगातार गिरती जा रही है। और फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो ये एक उसी लेवल पे आके खड़ी हुई है, जिसको एक एवरेज लेवल्स की बात करें तो इस लेवल पे यदि खड़ी है तो इससे क्या हो सकता है रिएक्शंस, उसको हम जानने के प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरे सेक्टर के दूसरे टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी बन सकती है स्टॉक में यहाँ से, और इसका ऐसा रिएक्शन हो सकता है यहाँ से, ऐसा देखने में आ रही है। दोस्तों, हम कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल टेक्निकल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अभी मार्केट में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके प्रति लोग सोचते क्या हैं। चलते हैं आगे। और सोचने का तरीका ये है, जो यदि मार्केट में सबके सब बिकवाली की तरफ है तो सोचिए बिकवाली की तरफ है। चलते हैं आगे। मार्केट में रिएक्शन से पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। कहती है इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो है, ये मुझे लगता है सब जो कि फॉरेन कंपनी है शायद, न इंडियन कंपनी है। सॉरी फॉर दिस। इसके बिजनेस की बात करें तो कहती है बिजनेस में इसके पास स्टोर्स ओवरव्यू, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट प्रोफाइल्स, प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशंस, कस्टमर फोकस वैल्यू, और ये एक आईटी से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसमें काम करती है ये, और ई कॉमर्स में काम करती है। इसके देखें तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स वगैरह हैं। हम जानते हैं इसमें कुछ इसकी कंपनी की क्या और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपनी कुछ करती है। तो इसमें केवल केवल देखते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली और ई कॉमर्स से रिलेटेड कंपनी बीएसई के ऊपर लिस्टेड है। तो इसमें देखें 121 के आसपास का प्राइस निकल के आया है, और पहले इसका प्राइस किसी टाइम में 190 तक गया था, और लो की बात करें तो 108 तक गया था। तो नियरली देखा जाए करीब करीब 100 रुपये के आसपास में सीधा सीधा कहूँ तो ये बॉटम से लेकर के हाई तक की रेंज को कवर किया है। इसको भी जानने के प्रयास करेंगे कि बॉटम्स की लाइन पहले के लाइन हैं या अभी की लाइन है, क्योंकि अभी के मार्केट ट्रेंड में दिख रहा है 121 के आसपास, और पहले का भी था 190 के आसपास। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ रिएक्शन कर रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ रिएक्शन कर रहा है, ये हम समझने के प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे और समझते हैं फेस वैल्यू करीब 10 रुपये के आसपास। इस कंपनी की बात करूँ तो ये ई कॉमर्स और ई रिटेल्स में कंपनी काम करती है। कोई इंडेक्सेशन के अंदर नहीं आती कंपनी, ये इसके लिए कोई इंडेक्सेशन में फॉल नहीं करती है, केवल ई रिटेल और ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। इसकी एक साल के चार्ट को देखूं तो क्या नजर आता है। एक साल के चार्ट में ये नजर आता है स्टॉक्स ने, जो अभी हमने कहा है ये स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि अभी ऊपरी साइड में तो है, लेकिन इसका पिछले कुछ पीरियड में देखा जाए तो इसमें एक अननेसेसरी के डाउन पुल बैक देखने को मिला है, और अननेसेसरी के इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। इसी सीधे एक साल के डेटा को मैं कट करूं एक एवरेज वैल्यू के हिसाब से तो क्या नजर आती है। यदि स्टेबिलिटी ज़्यादा तक कहाँ नजर आती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा नजर आती है इस प्राइस के ऊपर, जो प्राइस निकल के आती है ये वाली। इस प्राइस के ऊपर स्टेबिलिटी नज़र आती है, और इसी को हम आगे कंटिन्यूस करें इसी लाइन के आइटम से तो आगे निकल के आता है ये वैल्यूशंस, क्योंकि वहीं पे आके अटकी है। और इससे पहले के वैल्यूशन को देखूं तो वो वहीं के आसपास मोस्टली टाइम पे आके अटकी है। इसका ये कहा जा सकता है, ये मैं ये कहा सकता हूँ, इसका जो नीचे का जो लेवल्स हैं निचली निचली लेवल की, वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पे एक देखने को आई, जो यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन जिसना डाउनफॉल था, क्योंकि रीजन ये था कि यहाँ पे बहुत बड़ी पुल बैक थी, और यहाँ पे जब प्रेशर बना, प्रेशर क्यों बना, क्योंकि मार्केट में ऐसा लगता है जब कोई एक बड़े इसको खरीदने लगते हैं तो लगता है कि मार्केट में सब खरीदारी की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा होने लगता है। इसी क्रम को मैं देखूँ नीचे तो नीचे क्या निकल के आती है वो समझ में आएगा थोड़ा सा, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या निकल के आती है। अब यहाँ पे जब मार्केट में आई तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं थी, करीब 7,200 के आसपास वॉल्यूम निकल के आती थी, और यहाँ पे देखने के आती करीब वॉल्यूम्स वही 6,200 के आसपास, और बाद में देखने को आती
जब एक बड़ा सा ट्रिगल पॉइंट्स कह सकते हैं, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, केवल 1,59,000 के आसपास की वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है मार्केट के अंदर, और उसके बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाती है, लेकिन धीरे 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 यहाँ पे थोड़ा बिकवाली का प्रेशर दोबारा झेलने को मिलता है। तो हमने लिया कहाँ पे, मुझे लगता है इसका रेट जो होगा वो होगा 115 के आसपास, जो एक एवरेज प्राइस था, और अभी फिलहाल कर रहा है ट्रेडिंग कितने पे, 121 रुपये के आसपास, अर्थात ये एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद ये पुल बैक होने की चांस लगता है, क्योंकि इस तरह के बिजनेस जो ई कॉमर्स रिटेल्स वाले इंटरनेट वाले हैं, उसमें आगे का फ्यूचर्स अच्छा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के हिसाब से और भी काम कर सकते हैं, जिसमें और भी कंपनी का नाम है, नाइका है, कुछ और भी कंपनी के मार्केट में अवेलेबल है। तो उसको भी हम कंपेयर करेंगे, इसके पीयर्स कंपनी से कंपेयर करेंगे। इस कंपनी ने कहा है जो हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द होल्ली ऑन सब्सिडी ऑफ द कंपनी, और एक बोर्ड मीटिंग में ये कहा है 25 तारीख को कंपनी ने एक इन्फॉर्मेशन दिया है एक्सचेंज को। उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम से देखें तो, फर्दर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन द होल्ली ऑन सब्सिडी कंपनी में, और इसकी होल्डी ऑन सब्सिडी कहाँ पे है, कैसे है, किसने इन्वेस्टमेंट किया है। ये कंपनी देखा जाए तो कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस इसका। कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें तो ये निकल के आता है कलकत्ता का, इसका मतलब कलकत्ता की ऑफिस है और मुंबई में रजिस्टर्ड ऑफिस बना रखा है। चलते हैं, कहती है फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द 7,31,000 इक्विटी शेयर ऑफ द इंट्रासॉफ्ट वेंचर्स पीटी लिमिटेड, अर्थात एक सिंगापुर की कंपनी है। उसमें इन्होंने अपनी 7,31,000 इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, जिसको कहते हैं ओनली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, एट द प्राइस ऑफ USD 6.56 पर शेयर लिया है, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द 48 लाख, जो सब्जेक्ट टू द फाइनल रिपोर्ट्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस एट आर्म्स लेंस बेसिस बाय द वैल्यूअर्स। और इसके हिसाब से सिंपल ये कहा जाए, इन्होंने एक कंपनी बनाई है, और कंपनी कहाँ की थी, सिंगापुर की, और सिंगापुरी कंपनी में इन्होंने अपनी जो स्टेक थी उसको होल्डी ऑन सब्सिडी बना करके नियरली करीब 48 लाख डॉलर USD डॉलर में इन्होंने बनाई, और वहाँ पे एक काम स्टार्ट किया है। चलते हैं, तो इसका हो गया, वहाँ पे सिंगापुर में कंपनी काम करेगी आगे चल के, क्या फ्यूचर ये निकल के आता है। आगे क्या कहते हैं कंपनी के लेटेस्ट अपडेट में, उस पर देखेंगे। इसमें स्ट्रेटजी ऑडिटर का था, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था, और कॉर्पोरेट एक्शन की बात करूँ तो कंपनी 2022 के बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी पुरानी लगती है, उससे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में थोड़ा और जाने, तो यहाँ पे कहती है कंपनी ओवरव्यू डिलीवरिंग ग्रोथ पावर्ड बाय द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कहती है यूजिंग टेक्नोलॉजी एज ए इनेबल्स और लिवरेजिंग द पावर ऑफ ई मतलब ई कॉमर्स की बात करते हैं या इंटरनेट की बात करते हैं। कहती हैं वैल्यू क्रिएशन फॉर स्टेक होल्डर, कस्टम फोकस इन द के टू आवर सक्सेस, और इनके थैंक्स और ये टैगलाइंस वगैरह सब इनके पास है, हमने उसको देखने का प्रयास किया। इसमें देखना जाए तो हम इससे इससे 2022 के बाद 2023 और 24 में कोई भी डिविडेंड का पार्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिनाई करती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने कोई डिविडेंड का पार्ट फिलहाल नहीं दिया है। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 143 रुपये के आसपास। तो ये कहा जा सकता है इसको जो अभी अंडर अंडर वैल्यूड शेयर्स, नहीं अंडर वैल्यूड, अंडर मार्केट वैल्यूड शेयर है, क्योंकि बुक वैल्यू 143 के आसपास है, और करंट प्राइस बुक वैल्यू से कम निकल के आती है। ये भी कंपनी का डिविडेंड कुछ ही डिविडेंड टिकट नहीं है, फेस वैल्यू 10 के आसपास, ROEC और ROE करीब 5% के आसपास निकल के आती है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पर रिजल्ट की पार्ट की बात करूँ, रिजल्ट भी बहुत बड़ा मोमेंटल नहीं था, करीब 1,46,00,000 से 1,58,00,000 के आसपास जाता है। इसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट था वो कई गुना इंक्रीज करता है, 1.54 1,54,00,000 के आसपास जाती है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट और मार्जिन और ये दोनों चेंज हो जाती है। इसमें काफ़ी पुलबैक देखने को मिलता है। इसको यदि हम कंसोलिडेट डेटा के देखें तो क्या डेटा निकल के आती है। कंसोलिडेट डेटा के बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी 121 करोड़ का इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू निकला है, और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में केवल 4 करोड़ के आसपास। इससे पहले भी कंपनी का अच्छा खासा 123 करोड़ 123 करोड़ के आसपास 122 करोड़ के आसपास तक कारोबार पहुंचा था, लेकिन इसको भी फिलहाल कहा जा सकता है हाँ इस साल में कंपनी टॉप टू टॉप पे कामकाज कर रही है। नियरली देखा जाए तो 4 चौक 16 और नियरली 18-19 करोड़ के आसपास का टोटल इस साल का रेवेन्यू आने की लगता है, उसको हम देखेंगे आगे। और
उस क्रम की बात करें तो ये निकल के आती है कंपनी का ओवरऑल 2.2 करोड़ के आसपास का टोटल, 2 करोड़ 36 लाख के आसपास का इसका टोटल नेट प्रॉफिट रहा है। इसी को यदि हम देखें ईयर टू ईयर के बेसिस पर, ये निकल के आता है कंपनी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो फिलहाल बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस काल में दो जो था 485 करोड़, इससे पहले भी कंपनी का 600 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ तक, 1100 करोड़ तक का सेल्स हो चुका है। इस बेसिस पे कंपनी का टॉप टू टॉप पे तो कामकाज नहीं कर रही है। प्रॉफिट की बात में तो प्रॉफिट करीब 10 करोड़ के आसपास आती है, और 10 करोड़ भी टॉप पे नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 14 करोड़, 16 करोड़, 42 करोड़ तक का कंपनी इन प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। ये था इसका पार्ट्स। एक पार्ट को और देखें, जहाँ पे हम देखें जो रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो टोटल सेल्स रहा है वो टोटल सेल्स था करीब 485 करोड़ के आसपास, और बैलेंस शीट में यदि डेटर की बात करूँ तो डेटर निकल के आती है यहाँ पे करीब करीब 4 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे डेटर्स डेटर्स नहीं है, डेटर्स निकल के आती है यानी 4 करोड़ के आसपास। तो डेटर्स यहाँ पे नहीं है कंपनी के पास, तो ये इनके लिए अच्छी बात है। जबकि 4 करोड़ के आसपास, ये पहले भी 4 करोड़ के आसपास था। इसकी रेशियो की बात करूँ तो डेटर्स रेशियो की बात करूँ तो डेटर्स डे 3 दिन के अंदर पेमेंट देती है, तो ये भी इसके लिए बड़ा अच्छी चीज़ है। 3 दिन में पैसा दे, रिकवरी हो जाए, तो और क्या चाहिए। मतलब प्रीपेड सर्विस ऐसा प्रोवाइड करती होगी, इसलिए यहाँ पे पैसे टाइम टू टाइम जल्दी आ जाते हैं, डेटर्स फंसे नहीं रहते। आगे क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो करीब 48% प्रमोटर के पास है, और 52% के आसपास जो है आम पब्लिक के पास है। तो आम पब्लिक वाले पोजीशन को क्या दर्शाती है, और उसमें देखें तो निकल के आती है जो यहाँ पे एफआई की पोजीशन कुछ भी नहीं है, डीआई कुछ भी नहीं है, केवल पब्लिक और पब्लिक के पास देखने को आती है। इसमें प्रमोटर की बात करें तो अरविंद कजारिया और कुछ कजारिया के नाम से निकल के आती हैं। जब पे पब्लिक की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग के अंदर यहाँ पे देखने को आती है ऋषि कजारिया, और ये भी मुझे लगता है उनका प्रमोटर ही है। इसमें प्रमोटर के अंदर ही होना चाहिए माधव कुमार बुधा, और ये सब उनके प्रमोटर्स ही ग्रुप ऐसा लगता है, नाम से देखने को लगता है। हम इसको सिक्योरिटी के साथ नहीं कह सकते इनका, क्योंकि मैं इसके फैमिली को जानता नहीं हूँ। तो ये नाम से कुछ लगता है, तो मैंने उसके नाम के हिसाब से बता दिया, जो इसको हो सकता है उनके रिलेटिव्स हों या उनके उनके साथ वाले ही कोई हो, जिसका हमने ओवरऑल देखने का प्रयास किया। यहाँ पे प्रमोटर की प्लेस होल्डिंग कुछ भी नहीं है। एनालिसिस की बात करूँ तो कंपनी के एनालिसिस में हमने जब भी डेटा को ना एक कंपेयर पर्पस के लिए रखा, तो ये देखिए इसका वैल्यू जो क्या होता है, ये हमेशा इसी वैल्यू पे आकर रखती है। मैं यदि इसको कट करूँ तो यहाँ पे एनएसएसडी का हमने जो बताया था, एनएसएसडी का जो पुल बैक आया था, पुल बैक टिका नहीं। टिकने का मतलब क्या था, यहाँ पे मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं बनी। यदि मार्केट में यहीं पे स्टेबिलिटी बनाई होती और यहाँ के बाद दोबारा रिएक्स होता, तो सोचिए अब ये स्टॉक की प्राइस कितनी होती। लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं आई। यहाँ पे स्टॉक्स लगातार थोड़ी सी गिरावट में देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ पे स्टेबिलिटी बना सकती है, थोड़ी सी हल्की, उसके बाद हल्की दोबारा इसमें हल्की चांस आ सकती है। लंबी चांस की तो मैं कह नहीं सकता, और कोई स्टॉक में आपको बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन है नहीं। 10 सालों को डेटा के देखो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से, 10 सालों में 170% के आसपास, और 5 सालों में 10% के आसपास, 3 सालों में। उसके बाद ये हमेशा स्टॉक में गिरावट 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 ही देखने को मिल रहा है। तो इसका हिसाब से यहाँ पे उतना लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिला नहीं है। स्टॉक में काफ़ी ट्रेडिंग नहीं होता, काफ़ी कम होता है। जो है नंबर ऑफ, इसका सबसे नियरेस्ट में आता है जोमेटो, जिसमें हमने कहा कि जोमेटो इज़ द करेंटली द टॉप सेक्टर फॉर दिस, क्योंकि इसका जोमेटो प्लस ब्लिंकिट, शायद आप इसको अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जब शहरी करण में आजकल ग्रामीण परिवेश तक पहुंच चुका है मार्केट। डिजिट ड्राइव की बात करेंगे, रतन इंडिया की बात करेंगे आगे चल करके। फिलहाल इसको कंपेयर करने के लिए प्राइस के बेसिस पे देखा जाए तो इसको इससे किया जा सकता है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस लेवल पे देखने को आती है, जो इसका जो सेल्स है वो इसके लेवल से कंपेयर नहीं करता, और सेल्स इसका रतन इंडिया से भी कंपेयर नहीं करता, क्योंकि रतन इंडिया का भी सेल्स करीब 2 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आती है स्टैंडर्ड हिसाब से। तो इस कंपनी के बारे में हमने समझने का प्रयास किया, चार्ट में देखा हमने। एवरेज वैल्यू की बात करूँ, फिलहाल 1 महीने की ट्रेंड की बात करूँ केवल, तो निकल की आती है जो 50 दिन का एवरेज 128 के आसपास था, लेकिन स्टॉक 122 के आसपास कारोबार कर रही है। तो ये भी एक थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है, और उसके एवरेज काफ़ी नीचे है। स्टॉक लगातार यहाँ से देखने को आती है, स्टॉक थोड़ी सी पुल बैक हो सकती है, लेकिन
एक ट्रेंड बनता रहता है, तो ये स्टॉक में गिरावट 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 देखने को लग रहा है ऐसा ट्रेंड। आगे क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऐसा ट्रेंड बताता है, हम इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, कुछ कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे नॉलेज पर्पज़ के लिए भी थोड़ा सा और इनबिल्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।